गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि गवर्नमेंट नोट छाप के लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं कर रही है? आज $1 की कीमत 79 रुपीज है। ये बैठ के कौन डिसाइड कर रहा है? अगर कोई डिसाइड भी कर रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं? और ऐसा हिस्ट्री में क्या हुआ कि सारी की सारी कंट्रीज अपनी करेंसी को पीछे छोड़कर US डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानने के लिए राजी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि लोग एक पेड़ की छाल से बने नोट के लिए ऑफिसों में, दुकानों में 9 से 10-10 घंटे काम करने लगे। इन सारी चीजों का एक ही जवाब है कि व्हाट इज मनी, और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर आपको अपनी कोई सेकंड हैंड चीज बेचनी है तो आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? मान लो आपको अपना सेकंड हैंड फोन बेचना है और आपने उसका प्राइस रखा 100 रुपए, लेकिन आपके दरवाजे के बाहर 1000 लोग उसको लेने के लिए खड़े हो गए, तो आप क्या करोगे? आप इस सिचुएशन में उस मोबाइल का प्राइस बढ़ा दोगे। और मान लो कि आपने 500 रुपए कर दिया, फिर भी आपके दरवाजे पर 100 लोग बचे हुए हैं, तो आप इस केस में क्या करोगे? उसका प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ाते रहोगे, तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक एक लोग इंटरेस्टेड ना हो आपके द्वारा दिए गए प्राइस पे लेने के लिए। ठीक इसी प्रकार पूरी दुनिया में प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है, जिसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। मान लो कि आप एक शॉप पे गए, फ्रूट शॉप पर, और आपने वहां पे बनाने का रेट कम देखा और एप्पल का रेट ज्यादा है। एप्पल का रेट इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि उसका कलर अच्छा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी जितना उसका डिमांड है ना, उस हिसाब से उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा है। सेम इसी प्रकार आपने कभी कभी बीच में सुना होगा कि प्याज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है और सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा है, इसलिए उसका डिमांड प्राइस को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। मान लो कोई कंपनी है जो कार बनाती है, उसने 100 कार बनाई और एक कार की कीमत उसने 1 लाख रुपए रखा। अब जिसके पास 1 लाख रुपए होगा वो ले लेगा, जिसके पास नहीं है वो अपनी या तो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, सरकार बहुत सारा नोट प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। अब मार्केट में बहुत सारा पैसा हो गया, तो अब उस कार को खरीदने के लिए पहले 100 लोग आए थे, अब 1000 लोग आएंगे। तो क्या होगा? ये वही होगा जो हमने अपने सेकंड हैंड फोन के साथ किया था। हम वो कंपनी वाला क्या करेगा, उस कार की प्राइस को बढ़ाएगा, और तब तक बढ़ाएगा जब तक 100 लोग लेने वाले ना बचे, तब तक वो उस प्राइस को बढ़ाता रहेगा। तो इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। ऐसा ही एक देश था जिम्बाब्वे, उसने क्या किया, अपने कंट्री में इकोनॉमी को सुधारने के चक्कर में बहुत सारा पैसा छाप दिया। तो क्या हुआ, एक ब्रेड को खरीदने के लिए लोग बोरी में भर के पैसे ले जाते थे। उसकी इकोनॉमी सुधरने की जगह बोरी पूरी तरह बर्बाद हो गई। असली फायदा तभी है जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, सर्विसेज बढ़ेंगी। सरकार के नोट छापने से सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी एक आइटम का प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। ओवरऑल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो ओवरऑल जो हमारा रखा हुआ पैसा है ना, वो कम हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपए रखे हुए मेरे बैंक में, ठीक है, और आज महंगाई बढ़ रही है 5% की दर से। तो जो कीमत आज 100 रुपए का जो आइटम मिल रहा है ना, वो एक साल बाद 105 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कितने से बढ़ रहा है? 5% से। और मेरे पास एक साल में बैंक में कितना रुपए रखा रहेगा? 100 का 100, मतलब मेरे पास 100 ही रुपए बचा, और महंगाई कितना पहुंच गया? 5% की दर से 105 रुपए। तो मतलब मैं 5 रुपए घाटे में जा रहा हूँ एक 100 रुपए पे। सोच लो, आप हिस्टोरिक डाटा उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई ने साल दर साल लोगों की कैसे जेब खाली की है। यही एक कारण है कि लोग आज अपना पैसा कोई शेयर मार्केट में लगा रहा है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है। यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से लोग आज इधर उधर भाग रहे हैं। तो फाइनेंस में घूम फिर के चीज वहीं फंस जाती है, डिमांड एंड सप्लाई। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको जो बताना भूल गया हूँ, वो है व्हाट इज मनी, पैसा है क्या। आगे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। आपको पूरी दुनिया में आपको कोई पैसा क्यों देता है? जब आप उसको कुछ वैल्यू देते हैं। ऑफिसों में आपको पैसा क्यों मिलता है? वहां आप कुछ काम करके देते हैं। दुकानदार को पैसा क्यों मिलता है? उसके बदले में कोई ना कोई चीज वो देता है, इसलिए उसको पैसा मिलता है। एक तरह से मनी बराबर हो गया वैल्यू। मतलब या तो आप कोई सेवा दे रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं, उसकी जगह आपको मनी मिलेगा। अब मनी के अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले के टाइम में मनी, आप जब कोई काम करते थे तो आपको मनी के रूप में या तो आपको अनाज दे दिया जाता था या गेहूं दे दिए जाते थे, कुछ ना कुछ ऐसे टाइप का दिया जाता था। फिर बाद में लोगों ने ऐसी चीज में इंटरेस्ट दिखाया जो लॉन्ग टाइम तक चले, तो लोगों ने गोल्ड लेना शुरू कर दिया। तो एक टाइम में गोल्ड को कैरी करना बहुत ज्यादा हार्ड था। गोल्ड में मिलावट का देखना
ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। गोल्ड की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो गए। तो सरकार ने एक ऑप्शन निकाला कि जितना भी गोल्ड है जिसके पास, वो उस सरकार के पास लेके आए, उसकी सिक्योरिटी सरकार रखेगी और उसकी जगह सरकार उनको एक रिसिप्ट नोट देगी, जिसे कहीं कहीं प्रोमिसरी नोट भी बोला गया। तो इस रिसिप्ट नोट की बेसिस पे आप कहीं भी ट्रेड यानी व्यापार कर सकते हो। आगे चल के यही रिसिप्ट नोट पेपर मनी में कन्वर्ट हो गया। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको ये भरोसा देती है कि आप इंडिया में इस कागज के टुकड़े को लेके कहीं भी जाओगे तो जितना अमाउंट इस पे लिखा है उतनी वैल्यू आपको मिलेगी। नॉर्मल कागज और करेंसी में यही फर्क होता है कि करेंसी में गवर्नर ऑफ इंडिया साइन करके ये वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूं। इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है। जब डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुआ था तो 500 और 1000 के नोट से अपना वचन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। जैसे ही वचन वापस लिया, 500 और 1000 के नोट कागज का टुकड़ा बन गए। कंट्री के अंदर तो लोगों ने गवर्नमेंट के वादे पर पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना होगा उस केस में क्या होगा? जैसे इंडिया यूएस को आपस में ट्रेड करना है तो किस चीज में ट्रेड करेंगे? अब मान लो कि आप यूएस से कुछ खरीदने जा रहे हो और यूएस से सामान लेने के बाद आपने कहा ये रेड कलर का नोट है, इसको हम रुपीज कहते हैं, इसमें हम आपको वचन देते हैं, तो वो आपकी बात को क्यों मानेगा? ऐसे ही हम उनके डॉलर को क्यों मानेंगे? मान लो किसी सिचुएशन में हम उनके डॉलर को ले भी लेते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम हर कंट्री के सामने एक ही प्रॉब्लम थी कि एक करेंसी पर किसी भी कंट्री को विश्वास नहीं था। मान लो कि मैंने यूएस से ट्रेड करके उनके डॉलर को ले लेता हूं और अब हमें ट्रेड करना है रशिया से, तो रशिया उस डॉलर को लेने से मना कर रहा है। उस केस में क्या होगा कि हम सिर्फ यूएस से ही ट्रेड कर सकते हैं और किसी कंट्री से नहीं कर सकते। कोई भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर हर कंट्री को विश्वास हो। मान लो कि आपके एरिया में मेडिकल स्टोर वाला अलग करेंसी लेता है और ग्रोसरी वाला अलग करेंसी लेता है, तो ऐसे तो आपको हर करेंसी में कमाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे एक चीज बहुत अच्छी थी कि सभी को गोल्ड एंड सिल्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन ट्रेड के लिए गोल्ड और सिल्वर को इधर से उधर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें सारी कंट्रियों की करेंसी को गोल्ड के साथ अटैच कर दिएगा। अब अटैच करने का क्या मतलब है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है 20 रुपए। मतलब अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेके सरकार के पास जाता है तो उसको 20 रुपए मिलेगा, या 20 रुपए लेके जाता है तो सरकार 1 ग्राम गोल्ड देगी। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है $2, मतलब $2 बराबर हो गया 1 ग्राम गोल्ड। तो ऑटोमेटिकली $2 की वैल्यू हो गई 20 रुपए के बराबर हो गई। $1 की वैल्यू क्या हो गई? 10 रुपए हो गई। इसके बाद जब दोनों देशों ने आपस में ट्रेड किया तो उन्हें एक दूसरे की करेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि दोनों देशों को पता था कि उनके पास जो करेंसी आ रही है उसको हम गोल्ड में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम ट्रेड करके जो करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं और बाद में हम जब उस करेंसी को उस देश में लेके जाएं तो उस देश के पास उतना गोल्ड ही ना हो। तो एक रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। ऐसा करके कंट्रियों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में ट्रेड गोल्ड से ही हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम था। अब आप ये कहोगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम इतना ही सही था तो इसको हटाया क्यों गया? जब इसको हटाया गया तो डॉलर को बेस क्यों बनाया गया? एक्चुअली में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सारी कंट्रियों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने लगी। इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रियों ने गोल्ड की बेसिस पे जो करेंसी थी उससे हथियार खरीदने लगी और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएस मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वार लड़ने का जो जुनून था, इसने कंट्री बाई कंट्री लोगों का पैसा और गोल्ड दोनों खत्म किया। अब जब गोल्ड ही नहीं है जो बेस था ट्रेड करने का, तो ट्रेड होगा कहां से? इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे कंट्री अपनी कैपेसिटी में रहकर अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तब तक वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो जाता और ये हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वार बोला जाता है। इसमें यूएस ने जमकर हथियारों को एक्सपोर्ट किया। इस बार लिटरली सारी कंट्रीज कर्जे में डूब चुकी थी और यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका।
इस केस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी गोल्ड को करेंसी के साथ जो अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कोई कंट्रीज गोल्ड के ब्याह पे नोट प्रिंट करती थी और ट्रेड करती थी। जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड होगा कहाँ से? जब ट्रेड नहीं होगा तो ये कंट्रीज की कमाई कैसे हो? इसको लेके सारी कंट्री 1944 में एक मीटिंग करती हैं जिसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया। इस मीटिंग में दो ऑर्गेनाइजेशन IBRB IMF बनती हैं। IBRB का काम जो कंट्रीज वर्ल्ड वार में खत्म हो चुकी हैं उनको रीबिल्ड करे, उनको इकोनॉमिक स्टेबल करे। आज की डेट में IBRB को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। IMF का पर्पस था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकें और आज की डेट में भी कोई कंट्री फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जिस कंट्री के पास गोल्ड नहीं है वो US डॉलर में ट्रेड कर सकती है। अब US करेंसी में क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड US के पास पहुंच चुका था और US गोल्ड के बिहाफ पर करेंसी छापकर पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकता था। और सेम डे US ने यह भी अनाउंस किया कि उसके पास कोई US डॉलर लेके आता है तो उसके बदले गोल्ड ले सकता है और गोल्ड लेके आता है तो US डॉलर ले सकता है। उसने एक अंश गोल्ड की कीमत $35 रखी थी। अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री किसी ना किसी रिसोर्सेज में अच्छी होती है तो ये काम ये कर सकती है कि US के साथ एक्सपोर्ट करके अपने डॉलर के रिजर्व को बढ़ा सकती है। डॉलर का रिजर्व होना यानी गोल्ड का रिजर्व होना, जो कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है। एक तरीका बन गया ट्रेड करने का और अपनी इकोनॉमी सुधारने का। ऐसा कर करके US हर कंट्री का एक रिजर्व करेंसी बन गया और अब हर कंट्री के पास US डॉलर के रिजर्व भी हो गए। इस तरह से अब ये एक तरह का ग्लोबल करेंसी के रूप में काम करने लगा। अब इससे हुआ ये कि वियतनाम वार स्टार्ट हुआ US के साथ, जिससे US की इकोनॉमी भी डिप करी और US ने गोल्ड के कंपैरेटिबिलिटी बहुत सारे डॉलर प्रिंट कर रखे थे। उधर बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी भी सुधर रही थी। सन 1965 में चार्ल्स गैलीलियो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी नेवी भेजी, शिप के रास्ते डॉलर देके गोल्ड वापस ले आए। ऐसा बाकी कंट्रियों ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया और US ने गोल्ड के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट कर रहे थे जो ओवरऑल वर्ल्ड में घूम रहे थे, जिससे US का गोल्ड रिजर्व तेजी से कम हो रहा था और US की इकोनॉमी भी डिप कर रही थी। सन 1971 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड की लिंक से हटा दिया। इसका मतलब गोल्ड को डॉलर से, डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि सारी कंट्रीज के पास रिजर्व डॉलर में थे तो सारी कंट्रीज की मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करने की। इस तरह से डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सन 1947 में $1 बराबर था ₹1 का, आज की डेट में $1 बराबर हो गया 79 रुपीज के। तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। अगर आपको किसी कंट्री के कुछ सामान या सर्विस लेनी है तो सबसे पहले उस कंट्री में विजिट करिए, एक्सचेंज में जाइए, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाइए, तब जाके आप उस कंट्री का कुछ सामान खरीद पाएंगे। इनफैक्ट ऑनलाइन भी US या फ्रांस के देश का हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो सबसे पहले हमें उसे डॉलर या यूरो खरीदने देते हैं इंडियन रुपीस देकर। ये बात हमें इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि हमारे पीछे बैंक काम कर रही होती है। तो जो कोई कंट्री ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है बाकी कंट्रीज में, तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि बाकी कंट्री की जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देकर उस देश की करेंसी खरीदती हैं, जिससे उस देश की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे उसकी करेंसी का रेट हाई हो जाता है। अगर एक ब्रेड के पैकेट इंडिया के अंदर ₹10 का, वही सेम ब्रांड का ब्रेड का पैकेट US के अंदर $20 का मिलता है, तो हमें एक्सचेंज रेट पता करना हो तो 10/20 कर देंगे। अब एक्सचेंज के भी कई टाइप होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज बोलते हैं। इसका रेट प्राइस डिमांड के हिसाब से चेंज होता रहता है। एक होता है फिक्स एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज आपस में फिक्स कर लेते हैं कि एक्सचेंज, जैसे सऊदी अरब US के बीच फिक्स है, एक US डॉलर बराबर होता है 3.75 सऊदी रियल। इसका डिमांड एंड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने एक रेंज फिक्स किया 3 से 5, तो डिमांड की बेसिस पे रेंज प्राइस चेंज होगा, लेकिन 3 से कम नहीं होगा, 5 से ज्यादा नहीं जाएगा।